प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है भौतिक गुण निर्माण की विधियां एल्किल व एरिल हैलाइडों की, अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में अभिक्रियाएं जो है वो टोटल 4 प्रकार की होती है, आपको बता दिया जाए। नंबर फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 है इसमें विलोपन अभिक्रिया, नंबर 3 है धातुओं के साथ अभिक्रिया और नंबर 4 हम पढ़ेंगे अपचयन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप जानते हो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN1 व SN2। इससे पहले हम इसको समझें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, तो हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही के साथ में। हम जानते हैं कि RX एल्किल हैलाइड में हेलोजन और R एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन इसमें जुड़े होते हैं। विद्युत ऋणता हेलोजन की अधिक होती है तो बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और एल्किल ग्रुप कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक को अट्रैक्ट करने वाला नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और उसको जो अट्रैक्ट करेगा वह नेगेटिव चार्ज का होता है। तो नाभिक स्नेही जो होता है वो ऋणावेश का होता है और यह ऋणावेश पॉजिटिव आवेश के साथ धनावेश के साथ में ये योग करता है और उत्पाद हमारे पास बन जाता है RNU प्लस X नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार से हम इसमें उत्पाद बनाते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। नाभिक स्नेही का परस्पर क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, इस कारण इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हम इसमें पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, SN फर्स्ट अभिक्रिया, और एक हम इसमें पढ़ेंगे नंबर 2 SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब द्वितीय अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनकी हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें SN फर्स्ट रिएक्शन। SN फर्स्ट रिएक्शन एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले बच्चों, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसके निम्नलिखित पद होते हैं। फर्स्ट पद हम इसमें लिखें, ये जो अभिक्रिया है ओनली ऑन एक स्टेप की होती है, एक पद में ये संपन्न होती है। जैसे हम इसमें लिखें RX एल्किल हैलाइड, और एक पद में ये जो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यह अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है। और पहला जो पद होता है इसमें वह स्लो होता है, जिसको हम RDS के नाम से जानते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वेग निर्धारक पद। यह पद जो है वह वेग का निर्धारण करता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की या तृतीय कोटि की है। अभिक्रिया के ऑर्डर के बारे में हमें ये बताता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। हम जानते हैं कि हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो X पर नेगेटिव और R पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इस स्टेप के अंदर हमारे पास कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बधनायन का निर्माण होता है, कार्बधनायन का निर्माण इसमें हो जाता है। पहले बच्चों, नंबर 2 स्टेप जो है इसकी हम पढ़ते हैं। कार्बोकेटाइन जो है, इस कार्बोकेटाइन के साथ में कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है
नाभिक स्नेह है वह अटैक करता है सेकेंड स्टेप में, जो कि फास्ट होती है, फास्ट स्टेप होती है। और यह नाभिक स्नेही जो होता है वह सीधा इसके साथ में जुड़ता है नेगेटिव के साथ में, और हमारे पास उत्पाद बना देता है Rn। इस प्रकार से ये दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया का जो वेग है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है वह समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो वेग है वह समानुपाती होता है एल्किल हैलाइड की सांद्रता के, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है केवल मध्यम, केवल धीमे पद पर यह निर्भर करता है। केवल जो धीमा पद है, स्लो स्टेप है, उस पर यह निर्भर करेगा। इस कारण से यहाँ पर इसका जो वेग है वह एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग इक्वल टू के आर एक्स, आर के जो है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है। इसके बाद हम अभिक्रिया की कोटि लिखें, कोटि, तो हमें पता है अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी होती है, 1, क्योंकि केवल धीमे पद में यह केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर यह निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करने के कारण इसका वेग जो है वह प्रथम कोटि का हो जाता है, तो यह अभिक्रिया की कोटि प्रथम होती है। इसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि मैकेनिज्म देखते हैं, और इस मैकेनिज्म में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मानना कि हमने एक कंपाउंड लिया, टर्सरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड जो हमने लिया है, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हमें मैकेनिज्म देखनी है। स्लो आरडीएस, Cl इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास में तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है और Cl नेगेटिव स्टेट में रिमूव हो जाता है। इसके बाद इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। सेकंड स्टेप, दूसरे पद में हम देखते हैं इस कार्बोकेटाइन के साथ में कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH- हम इसमें अभिक्रिया करवाते हैं। OH- जो है वो पॉजिटिव के साथ में ऐड हो जाता है और उत्पाद हमारे पास में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया का जो वेग है वह केवल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया का जो वेग है वह 1 होगा, अभिक्रिया की कोटि जो है वह 1 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया में, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CH3Cl, CH3CH2Cl एंड CH3CH, ClCH3 एंड CH3C, CH3CH3Cl, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। SN1 अभिक्रिया के क्रम में इन सभी को हमें व्यवस्थित करना है। तो SN1 अभिक्रिया के क्रम में हम इन सबको कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिए SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में इनको अगर व्यवस्थित किया जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मेथिल समूह प्रेजेंट है, यहाँ पर एथिल समूह प्रेजेंट है और इसमें 2 मेथिल समूह प्रेजेंट है और इस लास्ट एग्जांपल में 3 मेथिल समूह है इसमें प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट है। ये जो मेथिल ग्रुप है यह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव।
जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, वह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वह नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप हैं, यह हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर CH3, यहाँ पर एथिल कंपाउंड, यहाँ 2 मेथिल कंपाउंड आ जाते हैं और यहाँ पर 3 मेथिल कंपाउंड आ जाते हैं। तो +I प्रभाव बढ़ जाता है। +I प्रभाव मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ जाता है। और कार्बन परमाणु पर जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कार्बन परमाणु, यहाँ पर हम देखेंगे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, उसके साथ कोई भी अन्य कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, कोई भी मेथिल समूह नहीं जुड़ा हुआ, मतलब इस पर कोई भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। फर्स्ट कंपाउंड पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। नंबर सेकंड जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेथिल समूह है, इसके साथ में एड है, एक मेथिल समूह इसमें प्रेजेंट है। जिस हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके साथ में एक मेथिल समूह है जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है। और इस कार्बन की जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि कर देता है, जिससे आसानी से Cl और कार्बन का बंध टूट जाता है। यहाँ पर हम देखें कि 2 मेथिल समूह हैं जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाती है। इसमें हम देखेंगे 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले, और तीनों ही इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर देते हैं और आसानी से Cl को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इस कारण क्रियाशीलता का क्रम इसमें रह जाता है। फर्स्ट कंपाउंड की सबसे कम क्रियाशीलता, सेकंड की इससे अधिक, थर्ड की इससे अधिक और फोर्थ की इससे अधिक। इस प्रकार से क्रियाशीलता का क्रम ये चलता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यदि कार्बोकेटाइन के क्रम की बात की जाए आपसे, इसमें SN1 अभिक्रिया में CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव एंड CH3 पॉजिटिव। इस प्रकार से यदि कार्बोकेटाइन की बात की जाए, कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए, तो क्रियाशीलता के क्रम में हम सबसे ज्यादा किसको वरीयता देंगे, किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, तो हम इसमें भी देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले कितने ग्रुप इसके साथ एड हैं। इस मेथिल के साथ में कोई भी अदर ग्रुप एड नहीं है फर्स्ट कंपाउंड में, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसमें हम देखें तो इसमें एक मेथिल ग्रुप एड है जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है। इसमें 2 मेथिल ग्रुप एड हैं, 2 मेथिल ग्रुप एड है जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। और इसमें देखें तो इसमें 3 मेथिल ग्रुप्स एड हैं जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। इस कारण से हम देखेंगे कि क्रियाशीलता का क्रम जो रहेगा कार्बोकेटाइन का, स्थायित्व का क्रम अगर रहेगा, स्थायित्व के क्रम की अगर इसकी बात की जाएगी तो सबसे अधिक क्रियाशीलता रहेगी तृतीयक कार्बोकेटाइन की, क्योंकि इसके पास 3 मेथिल समूह हैं जो कि यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। तो यहाँ क्रम जो है वह इस प्रकार से हो जाएगा। तृतीयक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे अधिक होगा। इसके बाद हम SN2 अभिक्रिया की बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले हमारे वीडियो में। तो आप लॉकडाउन में आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप उसके आंसर दे सकते हैं।